Hello everyone, welcome to my channel Meet Studies. My name is Harveer Singh. So today we discuss the important topic of macroeconomics, that is problem of excess demand or inflationary gap. So सबसे पहले मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक समझाऊंगा, बेसिक से हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। सबसे पहले देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं होल इकोनॉमी को। अगर हम यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड हम कौन सी लेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड। सो जहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड ऑफ फुल इकोनॉमी। सो जो भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स है उन सभी की डिमांड अगर हम सम कर देते हैं तो वो कौन सी डिमांड बनती है, एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन जो भी अपना डिमांड करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए डिमांड करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट डिमांड करती है। और लास्ट में आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से सामान हम बाहर सेल करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, उस पर भी हम इंडिया के सोर्सेज यूज करते हैं। इंडिया में हम रॉ मटेरियल डिमांड करते हैं, लेबर डिमांड करते हैं, हर चीज की डिमांड हम इंडिया में करते हैं। सो उन सभी डिमांड्स को अगर हम सम कर देते हैं, उन सभी डिमांड का हम अगर टोटल कर देते हैं, सो दैट इज एग्रीगेट डिमांड। सो होप आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। सो आगे प्रोसीड करने के लिए हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है कि अगर हमारी डिमांड जो भी एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई से अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो डेट इज एक्सेस डिमांड। हमारी इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम है। हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर पोजीशन क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि अगर हम हमारी जहां पे जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पे कट करिए, दैट इज ए बेटर पोजीशन फॉर इकोनॉमी फॉर डिमांड एंड सप्लाई। सो फ्री इकोनॉमी में हम ऐसे ही डिटरमिन करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करती है। इट मींस जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तभी हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज बेटर फॉर इकोनॉमी। बट अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो रही है तो दैट इज एक्सेस डिमांड। सो दीज आर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की। इन्फ्लेशनरी गैप हमारी इकोनॉमी में कब राइज होगा, जब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा डिमांड है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि उससे क्या होता है कि जो जनरल प्राइसेस लेवल है हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे कमोडिटीज के, सर्विसेज के, वो सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो क्या होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो प्राइसेस है वो जनरल प्राइसेस लेवल है, हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप देखिए कि अगर हर एक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, डेट इज इन्फ्लेशन। महंगाई हो जाएगी, हर एक प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो इन्फ्लेशन का एक मेन रीजन है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक्सेस है। सो ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि महंगाई कब होगी, जब अगर डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई उसके इक्वल होगी, तब महंगाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे इन्फ्लेशनरी गैप राइज करता है। सबसे पहले में देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखिए दो कर्व बनाए हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है सप्लाई, और सेकंड इज एग्रीगेट डिमांड कर्व
एक बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, जीरो से स्टार्ट कभी नहीं होती। अगर देखिए हमारी इनकम जीरो भी है तब भी हम डिमांड करते हैं, तब भी हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। सो इसलिए हम डिमांड को कभी जीरो पे नहीं स्टार्ट करते। ओके, सो जहां पे एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इतना आपको समझ लगा। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप की। देखिए ये जो मैंने एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाया है, ये एग्रीगेट डिमांड कौन सी है? प्लैनेड एग्रीगेट डिमांड। कौन सी है? प्लैनेड एग्रीगेट डिमांड। लेकिन हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन कौन सी चल रही है? एक्सेस डिमांड की। मतलब जितना हमने प्लान किया है डिमांड उससे ज्यादा है। तब हम एक और कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए जितनी पहले डिमांड थी अब उससे ज्यादा डिमांड है, सो इसको मैं बोलूंगा AD1। सो दैट इज एक्चुअल डिमांड। ओके, दैट इज एक्चुअल डिमांड। जहां पे दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा दैट इज Y1 एंड E2। मैंने जो दो पॉइंट बनाए हैं E और E2, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Y1 है। ये जो गैप है, ये इतना जो गैप है, ये जो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने से जो गैप आ गया है, उस डिमांड को हम क्या बोलते हैं? उस डिमांड को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए ये जो सारा मैंने जो फिल किया है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है आपको? देखिए जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया था एग्रीगेट डिमांड, वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे था, लेकिन एक्चुअल जो डिमांड है वो पहले से ज्यादा है बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड होने से जो गैप अराइज हुआ है उस गैप को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। सो दैट इज द मेन पॉइंट, इन्फ्लेशनरी गैप। होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए आगे हम करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस एंड रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी के अगर हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रही है, डिमांड हमारी सप्लाई से ज्यादा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्टली हम देखते हैं कि इससे क्या है? आउटपुट कांस्टेंट है, इससे आउटपुट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम एज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है तो हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज हमने फुल एम्प्लॉयमेंट दी है, हमने अपने रिसोर्सेज को फुल यूज किया है। हम इससे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? डिमांड को डिक्रीज करके, ना कि सप्लाई को ज्यादा करके, बिकॉज हमने पहले ही सप्लाई बहुत अच्छी की है। ओके, सो एक्सेस डिमांड से क्या होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जनरल प्राइस लेवल है जो हमारे इकोनॉमी में वो क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जो भी हम इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज देखते हैं, यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन सभी के प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपको पता है कि अगर कंटिन्यू राइज इन जनरल प्राइस लेवल दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर कंटिन्यूसली हमारे प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन होगी? महंगाई की, इन्फ्लेशन की। सो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी। सो ये था हमारे एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए हमारी इकोनॉमी में क्यों डिमांड ज्यादा है, क्यों सप्लाई से ज्यादा है डिमांड, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट रीजन देखिए, फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, पब्लिक के जेब में पैसा ज्यादा है, तो क्या करेंगे? वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कंज्यूम पब्लिक ज्यादा कर रही है, सेव कम कर रही है, तो उससे भी क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। सो अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है प्रोपेंसिटी टू सेव से, तब भी हमारी प्रॉब्लम क्या होगी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगे और ओवरऑल डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। अगर एक्सपोर्ट की ज्यादा डिमांड होगी तब भी हमारी इकोनॉमी से क्या होगा कि डिमांड ज्यादा होगी। रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉय की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी। ओवरऑल हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स।
देखिए, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी, अगर कंज्यूमर पहले से ज्यादा डिमांड कर रहा है तो प्रोड्यूसर भी क्या करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से उनकी डिमांड, जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है, टेक्नोलॉजी की डिमांड है, मशीनरी की डिमांड है, अगर उनकी कोई रॉ मटेरियल की डिमांड है, स्टॉक की डिमांड है, वो भी इंक्रीज होगी। सो ओवरऑल इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा कि जो इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर हैं, 4 जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, तो उन सभी की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। सो जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। सो दैट इज द मेन कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड। सो हमने देखिए इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग से किया, पहले प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड का मीनिंग, फिर हमने इन्फ्लेशनरी गैप को समझा, देन हमने कॉन्सिक्वेंसेस किए, और लास्ट में मैंने आपको बताया कॉजेज क्या है, क्यों हमारी डिमांड है जो वो सप्लाई से ज्यादा है। होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।